नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इजरायल पर ईरान के जोरदार हमले की, मिडिल ईस्ट के हालात पर राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण की, कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। देखेंगे केंद्र सरकार की नीति पर राहुल गांधी ने उठाए क्या सवाल। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। बंगाल की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में क्या है खास, जानेंगे चुनाव आयोग और बीजेपी की दोस्ती पर क्यों उठे सवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। धर्म परिवर्तन के साथ ही स्वतः खत्म होगा स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट का सेना में महिला अफसरों के लिए ऐतिहासिक फैसला, कहा शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को मिले पूरी पेंशन, 20 साल की सेवा मानकर एक मुश्त राहत देने का आदेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, कहा सरकार द्वारा किए गए ज्यादातर एमओयू फर्जी, जमीन पर निवेश न आने और औद्योगिक नीति पर उठाए गंभीर सवाल। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा मुख्यमंत्री की कोई इच्छा नहीं है कि वो राज्यसभा जाए, उन्हें जबरन भेजा जा रहा राज्यसभा। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1372 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 74,068 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 399 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,912 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचों पर 5 दिन के लिए हमले रोकने का फैसला किया है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों को खारिज कर दिया। और इस बीच सभी पक्षों की तरफ से हमले भी जारी हैं। इन हमलों में इजरायल में सबसे ज्यादा तबाही मची है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस दिशा में बढ़ रही है ये जंग। देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग क्या खत्म होने वाली है? क्या अमेरिका जंग का मैदान छोड़ने की तैयारी में है या वो ईरान के खिलाफ किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है? इस जंग के 25वें दिन इन सवालों की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे ने इस जंग को ही लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन ट्रंप ने एक तरफा रूप से ईरान से बातचीत का हवाला देते हुए 5 दिन के आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीवाफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फर्जी खबरें वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के साथ ही अमेरिका और इजराइल के फंसे दलदल से बचने के लिए फैलाई जा रही हैं। यानी ईरान का दावा है कि ट्रंप अब इस जंग में फंस चुके हैं और जब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो वो इस तरह से युद्ध विराम की बातें कर रहे हैं। इस बीच ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने चेतावनी भी दी है कि अमेरिका को बचाने की अंतिम समय सीमा नजदीक आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस दलदल से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स में वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने इस जंग को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है, क्योंकि युद्ध विराम पर बातचीत के दावों के बीच हमले भी जारी हैं और ईरानी मिसाइलों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने आधी रात से मिसाइलों के साथ हमले किए। तेल अवीव पर हुए ईरानी हमलों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार इससे पहले देश के दक्षिणी हिस्से में भी कई स्थानों पर मिसाइलों के मलबे गिरे। यही नहीं, इजरायली संसद जिसे क्नेसेट कहते हैं, उसे भी ईरानी हमलों के चलते अचानक स्थगित करना पड़ा। सरकार के होम फ्रंट कमांड से चेतावनी मिलते ही सांसद भागकर सुरक्षित ठिकानों में चले गए। आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध के दौरान इजराइल में 4,829 लोग घायल हो गए हैं। खाड़ी देशों में भी लगातार हमले जारी हैं। इस दौरान इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए। इजराइल ईरान जंग के बीच गजा और लेबनान में भी हमले कर रहा है, जिसे लेकर ईरानी सेना ने अब चेतावनी जारी कर दी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा है कि इजराइल, लेबनान और फलस्तीन में नागरिकों के खिलाफ व्यापक युद्ध अपराध करने के लिए मौजूदा युद्धकालीन परिस्थितियों का फायदा उठा रहा है। अब अगर वो लेबनान और गजा में नागरिकों को निशाना बनाता है तो IRGC इजराइल पर बिना किसी रोक टोक के भारी मिसाइल और ड्रोन हमले करेगा। यानी ईरान ने इजराइल को हर मोर्चे पर ही घेर लिया है। बढ़ती आक्रामकता के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम मुमकिन है। वैसे ईरान ने तो साफ कहा है कि ये तभी मुमकिन है जब अमेरिका सरेंडर कर दे। ऐसे में अब सबकी नजरें अमेरिका पर टिक गई हैं।
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 25 दिन बीत चुके हैं। दुनिया भर के ज्यादातर देश इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल के रवैये की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने ईरान में अमेरिका या इजरायल के हमलों की निंदा नहीं की, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। और विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब आखिरकार पीएम मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। तो क्या कुछ कहा मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई संकट खड़े हो गए हैं और विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि संकट और बढ़ने वाला है। वहीं अब इस पर पीएम मोदी ने संसद में भाषण दिया है। हाल ही में उन्होंने लोकसभा में 25 मिनट भाषण दिया था और अब पीएम राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर 19 मिनट बोले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ये जंग जारी रही तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। इससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा। सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। पीएम मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में आगे कहा कि इस युद्ध को 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। अब पीएम मोदी के इस भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये भाषण सिर्फ भ्रम फैलाने का एक प्रयास था। उन्होंने 3 सवालों पर पीएम मोदी से जवाब मांगा और कहा कि प्रधानमंत्री के डगमगाते राजनयिक रुख और इजरायल यात्रा ने भारत की पुरानी स्वतंत्र विदेश नीति का संतुलन बिगाड़ दिया है। सरकार बताए कि इस बदलाव पर संसद को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया और देश की रणनीतिक स्वायत्तता बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। फंसे हुए जहाजों का संकट, हॉर्मुज जलरमू मध्य में 1100 नाविकों के साथ 40 भारतीय जहाज और 10,000 करोड़ का माल फंसा हुआ है। ईरान से कई बार बातचीत के बावजूद विफलता क्यों हाथ लगी, जबकि चीन और रूस जैसे देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। ऊर्जा आयात और महंगाई, यदि ऊर्जा आयात 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया गया है तो जनता को तेल गैस के लिए लंबी लाइनों और काला बाजारी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष शुरू हुए अब 25 दिन हो चुके हैं और भारत एक गहरे ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, जिसके लिए सरकार को कहीं बेहतर तैयार होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने अब स्थिति की तुलना कोविड जैसी होने से की है, यानी जंग से होने वाले दुष्परिणाम का आभास सरकार को भी है और सरकार कहीं न कहीं खौफ खाई हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार संकट से निपटने या इसका सामना करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाती है या नहीं। पश्चिम एशिया में जारी जंग और गहराते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इसे भारत के लिए परीक्षा की घड़ी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम की विदेश नीति को विफल बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका और इजरायल के दबाव में काम कर रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में गहराते संकट और बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने 25 मार्च को शाम 5 बजे एक अहम सर्वदलीय बैठक यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। विपक्ष लंबे समय से इस तरह की एक मीटिंग की मांग कर रहा था। इस बैठक में सभी पार्टियां मौजूद रहेंगी। बैठक का अहम मकसद ईरान संकट और मध्य पूर्व के मौजूदा हालात से भारत पर पड़ने वाले रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर सभी पार्टियों को अवगत कराना है। हालात कितने गंभीर हो चले हैं, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने इस तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए स्पष्ट किया है कि अगर ईरान से ये जंग इसी तरह जारी रही तो इसके दुनिया भर में बेहद गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने देश को आगाह करते हुए कहा है कि आने वाला समय भारत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय होगा। हालांकि सरकार की इस पहल के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने बैठक तो बुला ली है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। राहुल ने कहा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत नुकसान हो गया है, पूरा ढांचा उड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं लिख कर दे रहा हूं, जो अमेरिका और इजरायल कहेगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे। वो देश और हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे।
विपक्ष के नाकारात्मक तेवरों से साफ है कि सर्वदलीय बैठक में भारी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिल सकती है। अब इस बैठक में क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच मोदी सरकार की नीतियां सवालों से घिर गई हैं। तो सवाल पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर भी उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी बाकी थी और अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। तो क्या कुछ खास है इस लिस्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 23 मार्च की रात पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट यानी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी। ये सूची उन वोटर्स की है जिनके नाम निर्णय प्रक्रिया के अधीन थे और जिन पर न्यायिक अधिकारियों ने फैसला लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को प्रकाशित फाइनल वोटर लिस्ट में लगभग 60 लाख नामों को विचाराधीन के तौर पर दर्शाया था, जिसके बाद इन नामों को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए, ये तय करने के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी, जिसमें से लगभग 29 लाख नामों पर अब तक फैसला हो चुका है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक लिस्ट में रखे गए थे और कितने हटाए गए हैं। तो वहीं खबरें हैं कि सूची उपलब्ध तो कराई गई थी, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं किया जा सका। लेकिन अब वोटर लिस्ट देखने के लिए वोटरों को अपने विधानसभा क्षेत्र और बूथ की जानकारी डालकर सर्च करना होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। सूची जारी होने के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक यह लिस्ट ECI नेट ऐप समेत कई आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी तो हो गई है, लेकिन विपक्ष के सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले से ही विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाता रहा है। सियासी गलियारों में दोनों की दोस्ती के भी काफी चर्चे हैं और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने विपक्ष के उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत भी सामने रख दिए। तो क्या हुआ है खुलासा, देखेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग मुसीबत से घिरा हुआ है। एसआईआर को लेकर तो पहले से ही उस पर आरोप लग रहे थे कि ये सब कुछ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और बीजेपी के कहने पर हो रहा है। और अब चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत को लेकर CPIM की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। उसने दावा किया कि चुनाव आयोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसे बीजेपी ने तैयार किया है। दरअसल चुनाव आयोग के एक पत्र पर बीजेपी केरल की मुहर पाए जाने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया है, जबकि आयोग ने इसे सिर्फ क्लेरिकल एरर यानी लेखन की गलती कहकर तुरंत सुधार करने की बात कही है। ये मामला 2019 के एक आधिकारिक पत्र से जुड़ा है जो राजनीतिक दलों को भेजा गया था। CPIM ने दावा किया कि इस पत्र के साथ जो दस्तावेज भेजा गया उस पर चुनाव आयोग की बजाय भाजपा की मुहर थी। ये दस्तावेज कई दलों को मिला और इसकी पुष्टि भी की गई। इससे ये सवाल उठने लगा कि क्या चुनाव आयोग के दस्तावेजों में बाहरी हस्तक्षेप हुआ है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि ये कोई मामूली गलती नहीं है बल्कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। भाजपा की मुहर लगी हुई चिट्ठी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती है। इससे हमारी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ता है, ऐसे सवाल जिनके जवाब जरूरी हैं। चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? आयोग के आधिकारिक संदेश पर किसी राजनीतिक दल की मुहर कैसे दिखाई दी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या चुनाव आयोग भारत की जनता को इसका स्पष्टीकरण दे सकता है? जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए गठित संस्थाएं संदिग्ध प्रतीत होती हैं, तो चुप रहना उचित नहीं है। भारत पारदर्शिता का हकदार है, भारत जवाबों का हकदार है। चुनाव आयोग की खुली इस पोल ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी आयोग की बहुत सारी गलतियां सामने आई। इसे लेकर बीजेपी पर कई सवाल भी उठे। अब देखना ये होगा कि इस बार के बड़े खुलासे से बीजेपी और आयोग कैसे बचते हैं, क्योंकि अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। भाजपा के मुहर लगे खत ने चुनाव आयोग पर उठते सवालों को और मजबूत कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जोरदार बहस देखी गई। कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़े 2 मामलों में अहम सुनवाई हुई। पहली सुनवाई आईपैक दफ्तर में ईडी की रेड को लेकर हुई, वहीं दूसरी सुनवाई बंगाल एसआईआर को लेकर हुई। तो क्या कुछ हुआ दोनों सुनवाइयों में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पश्चिम बंगाल से जुड़े 2 बड़े मामलों में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड को लेकर थी, तो दूसरी राज्य में एसआईआर के पुनरीक्षण में आ रही दिक्कतों पर। सबसे पहले आईपैक से जुड़ी सुनवाई की बात करें तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने आईपैक मामले में सुनवाई की। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद रेड में बाधा डाली और फाइलें छीन ली और ईडी इस मामले की जांच CBI से कराना चाहती है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी
कि ईडी एक जांच एजेंसी है और उसके पास अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका दायर करने का हक नहीं है। अगर कोई बाधा हुई है तो राज्य पुलिस इसकी जांच कर सकती है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा, अगर आरोप खुद मुख्यमंत्री पर हैं तो ईडी न्याय के लिए राज्य सरकार के पास कैसे जा सकती है? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भले ही ईडी एक संस्था है, लेकिन उसके अधिकारी भारत के नागरिक हैं। उनके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वहीं दूसरी सुनवाई पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर हुई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के वकीलों को सुना। ममता बनर्जी की तरफ से कल्याण बनर्जी ने मांग की कि सप्लीमेंट्री लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी सभी राजनीतिक पार्टियों को दी जाए। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प टिप्पणी में सीजेआई ने कहा, मैंने एक लेख पढ़ा है जिसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर का काम शांति से पूरा हो गया। वहीं कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों पर बढ़ते दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि वो बिना छुट्टी लिए लाखों आपत्तियों का निपटारा कर रहे हैं। कोर्ट ने दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में तय की है। ईडी वाले मामले में कोर्ट इस कानूनी सवाल पर विचार करेगा कि क्या केंद्र की एजेंसियां राज्यों के खिलाफ अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वो मतदाता सूची के सत्यापन में तेजी लाए। अब दोनों ही मामलों में आगे क्या होता है ये तो अगले महीने ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच कोर्ट में चल रही सुनवाइयों से प्रदेश का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है, तो बिहार में भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा गर्मा गई है कि अब बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। तो दोबारा नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही कैसे गरमाई बिहार की सियासत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर निर्विरोध रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 11 बजे तक किसी और नेता ने पर्चा दाखिल नहीं किया, जिसके बाद नीतीश कुमार के नाम पर सर्वसम्मति की मुहर लग गई। दोपहर बाद उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया। अब एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर पार्टी की कमान संभालकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में रहकर भी बिहार की सत्ता और संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे। लगातार चौथी बार पार्टी अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल बना हुआ है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। जेडीयू के सांसद और बड़े नेता लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के ही पास रहनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के भीतर डर है कि अगर ये ढील दी गई तो बीजेपी अपना सीएम बनाने में कामयाब हो जाएगी। उधर सियासी गलियारों में खुद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर अलग ही कयास को हवा दे दी। जानकार इसे नीतीश कुमार की दोहरी रणनीति मान रहे हैं। पहला तो ये कि या तो बीजेपी का उन पर सम्राट चौधरी के नाम को लेकर भारी दबाव है, और दूसरा ये कि या फिर नीतीश कुमार आखिरी वक्त तक सम्राट चौधरी का नाम उछालकर बीजेपी को चकमा दे रहे हैं ताकि सीएम की कुर्सी जेडीयू के ही पास रहे। इधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। चर्चा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया है कि अगला सीएम कौन होगा इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही करेंगे। इन सब के बीच नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा भी निकाले हुए हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि ऐसा करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐन वक्त तक वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो साथ ही एक चौंकाने वाला दावा ये भी है कि हो सकता है नीतीश कुमार आखिरी वक्त में राज्यसभा जाने के फैसले से पलट जाएं। अगर ऐसा होता है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी इस तरह के फैसले लेते रहे हैं। अब बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश के पास में भरपूर भंडार है, तो उसके लिए देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात हाल ही में कही थी सरकार ने, लेकिन अचानक ही प्रधानमंत्री के सुर बदल गए हैं और वो कहने लगे हैं कि देश को कड़े इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। देश को हो सकता है कोविड की तरह से फिर से परीक्षा देनी पड़ी। तो भाई ये सब क्या है और वो सब क्या था जो सरकार ने दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अपने सबसे प्रिय मित्र नेतन्याहू के भाषण की कॉपी यहाँ पर पढ़ गए हों? क्योंकि लेने के देने तो उस व्यक्ति को ही पढ़ने वाले हैं और उसके साथ में उनके जो आका हैं अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप, उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो वो सोचते थे वो मुमकिन नहीं हो पाया।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।